Namaste 10th class. Today we'll start chapter 6 of geography, that is manufacturing industries. At first let's understand the meaning of the term manufacturing. It means production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products. क्या कह रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? प्रोसेसिंग के थ्रू। प्रोसेसिंग मतलब फैक्ट्रीज में मशीनरी का यूज़ करके। और जब हम इस प्रोसेसिंग से बहुत ज़्यादा नंबर में गुड्स बनाते हैं तो उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं वुड फ्रॉम पेपर, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट और है एल्यूमिनियम की, जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, सो विल राइट डाउन दिस कंप्लीट डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। दूसरा पॉइंट जो नोट डाउन करने का है वो यहाँ पे हमारे पास ये कि मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। Moving on to 3 marker, importance of manufacturing. We have 4 points in the NCERT. At first, मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। कैसे मॉडर्नाइज करते हैं एग्रीकल्चर को? नई नई मशीनरी, नए नए टूल्स प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसकी वजह से लोगों की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में कम होती है, क्योंकि अब उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है वर्क एज ए वर्कर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए कैपिटलिस्ट और एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोगों को जॉब मिली, ठीक है। और जब इनकम बढ़ेगी लोगों की तो पॉवर्टी कम होगी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होंगी। रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब है कोई एक रीजन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई दूसरा रीजन है वो कम डेवलप्ड है। तो कम डेवलप्ड रीजन्स में जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो डोमेस्टिक डिमांड पूरी होने के बाद जो हमारे पास बच जाते हैं प्रोडक्ट, सरप्लस बच जाता है, उसको हम दूसरे कंट्रीज़ में सेल करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सपोर्ट बोलते हैं। अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में सामान भेजने को एक्सपोर्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है और हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जब हम ऐसे डाइवर्सिफाई करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, तो कंट्री प्रोस्पेरस होती है और कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप करती है। फिर हमारे पास एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो एक तो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्री क्या दे रही है एग्रीकल्चर को? फर्टिलाइजर्स दे रही है, इंसेक्टिसाइड्स दे रही है, इरिगेशन पंप्स दे रही है, टूल्स दे रही है, मशीन्स दे रही है। और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। आगे हम करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर फील्ड पे डिपेंडेंट है। अब जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे कि नेशनल किसी एक देश की इकोनॉमी को मेजर करने का एक पैरामीटर है, उसकी तरफ इंडस्ट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 17% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो टोटल 27% कंट्रीब्यूट करता है। अब इस 27 में से 17% तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास चला गया, बाकी 10% कंट्रीब्यूट करते हैं माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। माइनिंग और क्वारिंग भी हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की एग्जाम्पल हैं। अब बाकी जो स्टेशन कंट्रीज हैं वहाँ पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन 25 to 30% है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सालों तक जो एनुअल ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो 7% पे स्टेगनेंट थी, ठीक है। 2003 के बाद ये 9 to 10% पे पहुंची। गवर्नमेंट चाहती है कि 12% तक आ पाए, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एनएमसीसी बनाया, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल। आप इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। देखिए, जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप है वहाँ पर टाइम के साथ साथ वो एरिया अर्बनाइज्ड हो जाता है। और दूसरी बात, जो ऑलरेडी अर्बनाइज्ड एरियाज हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते हैं अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करना। ऐसा क्यों? क्योंकि सिटीज़ में उन्हें बैंकिंग डेवलप्ड मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप्ड मिल जाता है, वहाँ पे चीप लेबर मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपस में मिलके इन अर्बन सेंटर्स का फ़ायदा उठाने के लिए सारी वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोशिश करती है कि अर्बन सेंटर में आके हम अपना सेटअप कर लें। तो ऐसे क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हम कहेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एंशियंट टाइम में ओवरसीज ट्रेड होती थी, ठीक है। जो ट्रेड होती थी वो सी रूट के थ्रू होती थी, तो ज़्यादातर डेवलप्ड एरिया एंशियंट टाइम पे वो हुए जहाँ पर पोर्ट्स थे, ठीक है, जो समुद्र के किनारे थे, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और टाइम के साथ साथ फिर ये सेक्टर्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स के फॉर्म में डेवलप हो पाए। अब हम बात करते हैं इनपुट्स, मतलब कौन से फैक्टर से बताएंगे कि कहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फिर फैक्ट्री लगानी है तो लैंड भी चाहिए, चीप लेबर चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, एंटरप्रेन्योर मतलब आइडिया चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल को आप कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी चाहिए,
इन सारे रॉ मटेरियल वगैरह को फैक्ट्रीज तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, फैक्ट्री जहाँ पर मशीनरी होगी वो चाहिए। फिर जो हमारे पास आउटपुट आएगा प्रोडक्ट्स, उसको अब हमें ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक भी लेके जाना है, जहाँ पर कंज्यूमर्स या बाकी लोग उसको परचेज करेंगे, ठीक है। तो मनी भी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। जो की फैक्टर है वो लिस्ट कॉस्ट है, मतलब सब चीज़ें कम रेट में मिलनी चाहिए किसी फैक्ट्री को लोकेट करने के लिए। सस्ता लेबर होना चाहिए, सस्ता पानी होनी चाहिए, सस्ती बिजली होनी चाहिए, कम रेट वाला रॉ मटेरियल होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी डिसाइड करती हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी, वहीं पर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे। स्पेशलाइज लेबर मतलब स्किल्ड लेबर अगर होगा तो वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी रहती है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव और स्किल्ड लेबर भी एक फैक्टर है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे हमें एक और फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रखा है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या आएगी, ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ पर हमें फैक्ट्री लोकेट करनी है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास एग्रो बेस्ड है। इसका मतलब एग्रीकल्चर से अगर कच्चा माल आ रहा है तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। मिनरल बेस्ड का मतलब है अगर रॉ मटेरियल मिनरल है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। मेन रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेसिक और की इंडस्ट्रीज। इन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहां पर आयरन और से आयरन बनाएंगे। अब ये आयरन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। ऐसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है, वहां पर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाएंगे। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए क्या हुआ, रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर हमारे पास है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जहां पर ऐसे गुड्स बनाए जाते हैं जिसको कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज कर पाए, जैसे कि होल्ड ऑन, इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। अब हमारे पास है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाया गया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो है जहां पर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज इट्स अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फिर हमारे पास है ओनरशिप, ओनर कौन है, किसकी है वो फैक्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज का ओनर गवर्नमेंट है तो उनको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं भेल, सेल, इनकी फुल फॉर्म आप लिखेंगे भारत